For the purpose of curriculum development and to identify the objectives what the school or any organization which is dealing in schooling wants to define for the purpose of curriculum development. So इसमें हम देखेंगे कि हमने अगर students को या learners को as a source of objective identification देखना है, यानी हम यूज़ करना चाहते हैं तुलबा तालबात की लर्निंग को और किस तरह से वो लर्निंग को देखते हैं, और असेसमेंट के बाद फिर हम डिफाइन करते हैं कि हमारी नीड्स क्या हैं ताकि हम करिकुलम को डेवलप कर सकें. ये तमाम चीज़ें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम में आती हैं. आइए देखते हैं कि नीड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. पिछले लेक्चर्स में आपको याद होगा कि हमने नीड को डिफाइन किया दो मुख्तलिफ तरीकों से, जहाँ पर हम फिजिकल नीड और सोशियोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं और फिलोसॉफिकल नीड्स की बात करते हैं. इन तमाम नीड्स को डिफाइन करने के लिए अगर हम ये देखते हैं कि लर्नर्स को हम एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेने लगे हैं, तो अब हमें यहाँ पर नीड को कैसे डिफाइन करना है. प्रेस्कॉट के मुताबिक ये नीड्स फिजिकल भी हो सकती हैं, सोशल भी हो सकती हैं और इंटीग्रेटिव नीड्स भी हैं. जब हम नीड के डिफाइन करने जाते हैं तो ये इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉपरली डिफाइन कर सकें कि हमारा इस ज़रूरत से क्या मतलब है. आइए देखते हैं कि अगर हम नीड को दो तरीक़ों से डिफाइन करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें तो हमें क्या करना होगा. फर्स्ट मीनिंग ऑफ नीड इज ए गैप बिटवीन सम कंसेप्शन ऑफ डिजायर्ड नॉर्म, यानी कोई स्टैंडर्ड हमने डिफाइन कर दिया है और उसके मुताबिक हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को क्या आता है और ये किसी ना किसी किस्म की फिलोसॉफिकल वैल्यू होगी और एक्चुअल स्टेटस होगा बच्चों का जो वो जानते हैं. सो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि बच्चे किसी भी तरह के कंटेंट नॉलेज में, स्किल्स में और एटीट्यूड्स में क्या कुछ जानते हैं और उसको हम किस तरह से उस नॉर्म और स्टैंडर्ड के साथ देख सकते हैं कि कितना कमी है बच्चों में और किस हद तक हमें इसको अपने ऑब्जेक्टिव्स में शामिल करना होगा. यानी व्हाट इज देयर व्हिच स्टूडेंट्स दे ऑलरेडी नो and how and what it should be while we are talking about teaching and learning process in any school or any institution. Second meaning of need is that psychologists, they have identified that there is some kind of tension within the organism, और यहाँ पर organism का मतलब है human being. So due to that tension there is created and disequilibrium, और ये किसी भी वजह से हो सकता है, यानी lack of affection की वजह से हो सकता है और बच्चों में किसी न किसी किस्म की न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकता है. और जब तक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता और वो कमी पूरी नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम एक डिज़ायर्ड बिहेवियर अटेन नहीं कर सकते. लिहाजा इसको हम साइकोलॉजिकल नीड्स भी कहते हैं और इसको हम देखते हैं कि किस तरह से बच्चे की जज्बाती और उसकी हम ज़हनी नशो नुमाइश किस तरह से कर सकते हैं ताकि उसको हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में शामिल कर सकें. यहाँ पर हम ये सवाल कर सकते हैं कि हर बच्चे के लिए कैसे एक ही तरह की नीड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको हम ऑब्जेक्टिव्स में शामिल करें. हम सब ये जानते हैं कि सबको भूख लगती है और प्यास भी लगती है. बिल्कुल इसी तरह से हर बच्चा अफेक्शन चाहता है और उसको अपनी बड़ों की तरफ से कुछ प्यार मोहब्बत भी चाहिए होता है. बिल्कुल इसी तरह से उसको असातिज़ा की तरफ से भी कुछ मोहब्बत चाहिए होती है और टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में जब अपने बच्चों के साथ खेलता है और क्लासमेट्स के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करता है तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है. सो ये वो तमाम नीड्स हैं. अगर बच्चे ये कमी पूरी नहीं करेंगे तो एक मेंटेन्ड ऑर्गेनिज्म नहीं होगा. लिहाजा हम ये कहेंगे कि अब डिसइक्विलिब्रियम आ गया है. सो ये दो तरह की नीड्स हमें पता चल गई. आइए अब देखते हैं कि अगर हम नीड को लेकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट मीनिंग ऑफ नीड एंड द इन्वेस्टिगेशन. इस फील्ड में पिछले 15-16 साल से बहुत ज़्यादा स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं और जहाँ पर इन नीड्स को, यानी ये कंटेंट नॉलेज की नीड भी हो सकती है और स्किल बेस्ड भी हो सकती है. बिल्कुल इसी तरह से एटीट्यूड्स में भी कुछ कमी हो सकती है. लिहाजा जब हम ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे का प्रेजेंट स्टेटस क्या है और कौन से एक्सेप्टेबल फैक्टर्स हैं जो उसमें मिसिंग है. इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके हम एक लिस्ट बना लेते हैं. फर्दर प्रोसेस हम कैसे करते हैं हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे
کہ اگر ہم یہ پروسیس کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں گے. Once we know the present status of level of understanding about anything, any concept or any skill at any particular grade level, کسی بھی ایک لیول پر یعنی کسی بھی جماعت میں یا کسی بھی درجہ میں جب ہمیں یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ بچے کتنا جانتے ہیں اور ان کو کتنا جاننے کی ضرورت ہے, تو پھر ہم اس کو ایک سٹینڈرڈ کے اگینسٹ دیکھتے ہیں کہ اس لیول کے بچے کو کیا کچھ آنا چاہیے. جب ہم یہ تفریق کر لیتے ہیں کہ بچوں کا کیا سٹیٹس ہے اور ایک سٹینڈرڈ کیا ہے, جو نارم کیا ہے ہمارے اس خاص اسکول میں, تو اس کے مطابق پھر ہم اس کو ایز اے نیڈ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. سیکنڈ میننگ آف نیڈ, جہاں پر سائیکولوجیکل نیڈس کی ڈیفینیشن آتی ہے اور اس کے لیے انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں. موسٹلی جو لوگ اس طرح کی ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں یا انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرتے ہیں, ہم انہیں ڈائنامک سائیکولوجسٹ کہتے ہیں. یعنی وہ ہر بچے کی ڈائنامکس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح کے حالات میں اگر بچوں کو توجہ چاہیے تو بے توجہی سے کس طرح سے اس کا ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا یا اس کو دوست مہیا ہی نہیں ہے, تو اس کی کس قسم کی شخصیت ہوگی. شخصیت کی اسی کمی کو مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور پھر یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ اگینسٹ اگر سرٹن نارمز کے ہم انہیں دیکھیں تو کس طرح سے ہم بچوں کی اس کمی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. لہٰذا نیڈ پہلی طرح کی ہو, یعنی یہ کسی فلوسافیکل ویلیو یا کانٹینٹ میٹر کے اگینسٹ ہو یا سائیکولوجیکل نیڈ ہو, کسی بھی طرح کی ضرورت ہو, پہلا کام ایز اے کریکولم ڈیولپر یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر اتنی قابلیت ہو کہ ہم یہ ڈیفائن کر سکیں کہ کس قسم کی نیڈ ہے. اور جب ہم اسٹوڈنٹس کی اس نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی طرح کی نیڈ, یعنی وہ سوشل نیڈ ہو, سائیکولوجیکل نیڈ ہو یا انٹیگریٹو نیڈ ہو, کون سا اسٹینڈرڈ ہے یا کون سی نارم ہے جو ڈیزائرڈ ہے یا ڈیزائریبل ہے. ہم اس کے اگینسٹ بچوں کے کرنٹ اسٹیٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر ہم نیڈ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کس قسم کا آبجیکٹیو ہم نے کریکولم میں شامل کرنا ہوگا. یہ یاد رکھیے نالج کا بھی ہو سکتا ہے, یعنی لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف کانٹینٹ کا بھی ہو سکتا ہے, اسکلز کا بھی ہو سکتا ہے اور رویوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے کسی بھی بچے کی شخصیت کی کمی میں بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں موٹیویشن کو شامل کرنا ہے اسٹڈیز میں اور کس طرح سے ہم ٹیچرز کے رول میں اضافہ کر سکتے ہیں.